नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। शनिवार को यूपी विधान परिषद के लिए वोटिंग होनी है। कुल 36 सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। लिहाजा अब केवल 27 सीटों के लिए मतदान होने हैं। 9 सीटों पर निर्विरोध जीतने के बाद अभी उच्च सदन में बीजेपी के सदस्यों की कुल संख्या 47 हो चुकी है, जबकि वर्तमान में एसपी के सदस्यों की संख्या 17 हो गई है। बीजेपी की कोशिश है कि वो विधानसभा की तरह ही यहां भी बहुमत में हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यूपी के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी दोनों सदनों में बहुमत में होगी। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा यही एमएलसी की रेस, योगी वर्सेस अखिलेश। रिपोर्ट दिखाए, लेकिन उससे पहले सवाल। जिस तरीके से जोर आजमाइश हो रही है एमएलसी चुनाव को लेकर, उच्च सदन का घमासान, कौन मारेगा मैदान? परिषद की बारी किसकी, कितनी तैयारी? इसके अलावा तीसरा सवाल, अखिलेश ने ही दी है चोट, क्योंकि अब चाचा का वोट किसे? उच्च सदन का ताज बाजी मारेंगे क्या महाराज? कितना कामयाब होगा बाहुबलियों का दांव? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। नौ अप्रैल को उत्तर प्रदेश में उच्च सदन यानी विधान परिषद के लिए चुनाव होने हैं। 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए हैं, जिनमें बीजेपी को जीत मिल चुकी है। लिहाजा सिर्फ 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। वर्तमान में विधान परिषद में एसपी के एमएलसी की संख्या 56 से घटकर 17 रह गई है, जबकि 9 सीटों पर निर्विरोध जीत के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या 38 से बढ़कर 47 हो गई है। एसपी के 3 सदस्यों का अप्रैल में और 3 का मई में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अगर 27 सीटों में से एसपी को एक भी सीट नहीं मिलती, तब उसकी संख्या घटकर 11 रह जाएगी, जबकि बीजेपी के 6 और सदस्य जुड़ने से पहली बार विधान परिषद में बीजेपी बहुमत से आगे निकल जाएगी। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती है और इस विधान परिषद के चुनाव में हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक आशातीत सफलता उत्तर प्रदेश में हासिल करेगी और एक रिकॉर्ड नया खड़ा करने का काम करेगी। वैसे ही जैसे 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बनी है, ऐसे ही विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल करेगी। एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने जा रही है। दिलचस्प भिड़ंत वाली सीटों की बात की जाए तो लखनऊ उन्नाव क्षेत्र की सीट काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें बीजेपी ने रामचंद्र प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एसपी ने टीम अखिलेश के मेंबर और उसी सीट से अभी तक एमएलसी रहे सुनील साजन को दोबारा मैदान में उतारा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वाराणसी चंदौली भदोही क्षेत्र में बीजेपी से डॉक्टर सुदामा पटेल ताल ठोक रहे हैं, तो एसपी का उमेश यादव भी मैदान में है। लेकिन माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह ने सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में गोरखपुर महाराजगंज सीट पर बीजेपी की साख दांव पर है, जिसने एसपी छोड़कर आए एमएलसी सीपी चंद को लड़ाया है, जबकि एसपी के रजनीश यादव मुकाबले में है। अखिलेश के आजमगढ़ मऊ सीट पर बीजेपी ने एसपी विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत को उतारा है, जबकि एसपी ने मौजूदा एमएलसी राकेश यादव पर फिर दांव चला है। इस चुनाव में बाहुबलियों की साख भी दांव पर लगी है। प्रतापगढ़ सीट से राजा भैया के रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह मैदान में है, यानी उच्च सदन में भी कई जगहों पर मुकाबला जोरदार दिखने वाला है। साफ तौर पर विधानसभा के बाद विधान परिषद में टीम योगी बनाम टीम अखिलेश की बेजोड़ लड़ाई देखने को मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से एमएलसी की रेस है और देखा जा रहा है कि 9 ऐसी सीट जहां निर्विरोध बीजेपी के खाते में ये सीटें गई हैं, और अब लड़ाई बाकी सीटों के लिए कल का इंतजार कीजिए। जिस तरीके से वोटिंग होने वाली है और फिर उसके बाद जो नतीजे आएंगे, उससे साफ हो जाएगा कि उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में किसका आंकड़ा और ज्यादा मजबूत हुआ है। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी आगरा से विनीत दुबे और प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हैं। और इस चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपसे करना चाहते हैं। 9 ऐसी सीटें जहां पता नहीं क्या हुआ, समझ से परे रहा, उसमें गाजीपुर भी है, जहां आप
विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एमएलसी के चुनाव में पता नहीं क्या हो जाता। कई और सीटें हैं, अगर उन 9 सीटों में कई और सीटों की बात करें तो उसमें हरदोई, खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, एटा, मैनपुरी। आखिर वजह क्या रही और कैसे मान ले कि आप संख्या बल बढ़ा पाएंगे, घटेगा नहीं? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पर्चों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा पोषित गुंडों द्वारा उनको पर्चा दाखिल नहीं किया गया। उसके ऑडियो वीडियो सारे देश से देखे, प्रदेश से देखे हैं। तो पूरी गुंडई के साथ इन्होंने हमारे उदयवीर सिंह जी या हमारे राकेश यादव जी, इनके पर्चों को केवल पर्चा भी नहीं भरना दिया, खुलेआम शासन प्रशासन उनकी गुंडई का वो देख रहा था और तमाशा बन के देख रहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसा ही काटने का काम भी बहुत बोला काटना अलग है, लेकिन जोशी साहब बाकी सीटों पर तो लड़ाई हो रही है ना। देखिए पार्टी वहां ये आरोप तो नहीं लगा रहे हैं आप, वहां के लिए भी तो आरोप लगा सकते हैं आप। वहां का भी बता देता हूं मैं आपको। जो कैंडिडेट है उनको शासन प्रशासन प्रचार करने नहीं दे रहा, उनको एज ए जैसे एक माफियाओं के साथ बर्ताव किया जाता है, उस तरह का बर्ताव वहां की पुलिस उनको प्रचार के लिए प्रसार के लिए बिल्कुल दिक्कत कर रही है। ऐसा कई जगह से शिकायतें आ रही है और निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहली बार नहीं करा है। जब आपने देखा होगा कि ये अपने पंचायत के जब चुनाव अध्यक्ष होते, ब्लॉक अध्यक्ष होते, तो इन्होंने करा। अब तो एक परिपाटी बन गई है सामान्य से उत्तर प्रदेश में कि जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो अपने गुंडों के साथ मिलकर खुलेआम लड़ते हैं। यानी तो समाजवादी पार्टी हार मान बैठी है। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार जब इस तरह का आरोप, इस तरह का माहौल एक बना देगी कि जब हमारे आपसे पूछ रहा हूं, हार मान बैठी है समाजवादी पार्टी अभी से? समाजवादी लोग संघर्ष से निकले लोग हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे। इस जो बेरहम सरकार है, जो इलेक्ट्रॉनिक सरकार है, ऐसी सरकार जो चुनाव को अपने बाहुबल से करवाना चाहती है, उनके खिलाफ समाजवादी लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। वो तो लड़ाई देखी जा रही है, 9 सीटों पर तो लड़ नहीं पाए, बाकी सीटों पर क्या लड़ेंगे आप? अवधेश कुमार जी, जहां अपने ही गलत साबित हो गए वहां बीजेपी पर आरोप, बाकी 26 सीटों के लिए जो बाकी सीटें उनके लिए तो लड़ाई होनी है, वहां भी आरोप ये कि प्रशासन बेवजह उम्मीदवारों को परेशान कर रही है। नहीं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने कमजोर हैं, ये संघर्ष नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके उम्मीदवारों से जबरन पर्चा वापस लगवा देगी, फाड़ देगी और ये कुछ नहीं करेंगे जी? समाजवादी पार्टी चाहे जितनी सीटों पर हो, ये तो संघर्ष करने के लिए जानी जाती रही है। जब इनके चुनाव हो रहे थे, जब अखिलेश जी की डिम्पल जी चुनाव लड़ने जा रही थी, तो लोगों को उठा अपहरण तक कर लिया गया था, किसी ने पर्चा ही नहीं भरा था और निर्विरोध जीत के आई थी। तो समाजवादी पार्टी स्वयं जानती है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब रामगोपाल यादव जी कह सकते हैं कि हमको तो बस धांधली से हरा दिया गया है, तो जाहिर है कि अब किसी चीज में धांधली कहेंगे। इस प्रकार की बातें चुनाव के पहले कहने का अर्थ होता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, यानी कि अवधेश कुमार जी जो जैसा होता है वैसा कहता है, वैसे उसकी बोली भाषा होती है। वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को संभवतः यह एहसास हो गया है कि विधानसभा चुनाव की तरह विधान परिषद में भी हमारी उस ढंग से ही प्रदर्शन होना ही है, क्योंकि हम जीत नहीं रहे हैं। तो पहले से एक आधार बनाना तो उसके लिए, अब 9 तो ऐसे ही जीत रहे हैं और 9 जीत रहे हैं, बाकी जगह भी जो अब एटा में, मैनपुरी जैसे जगह में अगर भाजपा के लोग निर्दलीय जीत रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का गर्व माना जाता रहा है, तो आप मानते हैं कि अन्य क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी इस समय के माहौल में भाजपा को चुनौती दे सकेगी? ऐसा लगता नहीं है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि क्या इस समय बहुमत पर जाएगी, तो होने जा रहा है बहुमत। बहुत स्पष्ट है कि 47 सीट है, बहुमत के लिए उसको कितनी सीटें चाहिए होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह सोचना चाहिए कि आखिर उसके उम्मीदवारों ने पर्चा वापस क्यों ले लिया, वो ऐसा पर्चा क्यों भरा जिससे नामांकन खारिज हो गया। ये पता करें ना कि उनके पार्टी के लोग उनके प्रति निष्ठा क्यों नहीं रख रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवारों कुछ को तो बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, कुछ को तो बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है इनके नेताओं को। अखिलेश यादव ने खुद किया है, प्रदेश अध्यक्ष ने खुद किया है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठकर।
जोशी साहब, अशोक पांडे जी आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि प्रशासन के बल पर, सरकार के बल पर 9 सीटें तो आप लोगों ने ले ली, जो बाकी सीट है वो भी लेने के लिए आतुर है आप लोग। लड़ाई तो लड़ने दीजिए ना समाजवादी पार्टी को। कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं। मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी के चुनाव में इस तरह की गुंडई कराती रही है, तो उसको लगता है भारतीय जनता पार्टी गुंडई करा रही है। 9 उम्मीदवार इनके भाग गए ये लिखकर कि हमारे पास पैसा, हम नहीं लड़ेंगे। किसी ने नहीं कहा कि हमसे गुंडई की जा रही है और निकाल रहे उन लोगों को। मेरा ये मानना है कि इनकी पार्टी से अब कोई उम्मीदवार लड़ने को तैयार नहीं होगा और ये किसको निकालेंगे। अब तो सजा जी आंसू बहा रहे हैं, इनके बेचारे का दर्द देख के हम लोगों के आंसू छलक जा रहे हैं। ये कितने बेदर्द लोग हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था, इनको लगता है कि हम लोग उसी रास्ते जबकि चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, जहां हम कन्नौज जैसे जगह से लेकर। ठीक है जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। जोशी जी, देखिए, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, जिस तरह से मूक जब तक पुलिस बनी रही, प्रशासन बना रहा, पर्चे फाड़े गए, ये लोकतंत्र की हम हत्या के रूप में इसको देखते हैं। और अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई भाजपा बनी है माननीय मोदी और योगी के नेतृत्व में, हम देख रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है पहले के आचरण में और इनके आचरण में। तो साइड इफेक्ट की वजह से पर्चा दाखिल नहीं कर पाए अशोक पांडे जी। नई सपा भी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में कि इनके कार्यकर्ता लड़ने को तैयार नहीं है। अभी लीडर आप अपोजिशन ही हुए, चाचा को फिर भगाने लगे। नई सपा भी लोग ठीक है। अशोक पांडे जी, विनीत दुबे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मथुरा, एटा, मैनपुरी 2 सीट है, यहां की भी बात हो रही है। अलीगढ़ बगल का ही जिला है। सवाल इस बात को लेकर है, जब यहां एक तरह से कहे कि जो सैफई परिवार का लैंड है वहां भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया या कर नहीं पाए, या जो आरोप लगा रहे, सवाल इस बात का, तो किस तरीके से हम देखें कि समाजवादी पार्टी वाकई लड़ाई लड़ रही है, एमएलसी का चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ा जा रहा है, या फिर ये आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि वो सरकारी मशीनरी, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है? देखिए, बिल्कुल राहुल, एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि जिस तरीके से सपा के प्रवक्ता हमारे साथी अभी स्टूडियो में बैठकर इस बात को कहते हैं कि आरोप लगा रहे हैं, और उनका कहना है कि प्रशासन की खुली गुंडई है और प्रशासन ने पर्चे नहीं भरने दिए कभी, तमाम आरोप। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पहले से ही अपने हार मान चुके हैं। और चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात, अगर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए अखिलेश यादव की, तो तमाम सारी कार्रवाइयां जरूर की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जमीन को तलाशने के लिए एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लगातार जो नतीजे देखने को मिले, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें और एमएलसी चुनाव की बात करें, तो देखने वाली बात यही होगी कि 12 तारीख को रिजल्ट क्या सामने आते हैं। हालांकि जिस तरीके से अब बीजेपी पूरी तरीके से बढ़त बनाने के मूड में है, जिस तरीके से एक हौसला और बढ़ता है, जिस तरीके से 9 प्रत्याशी जो अपने आप ही पीछे हट गए हों, तो उससे कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ने का काम हुआ है। और यही कुछ सीख जो है आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरी हुई है। और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से संगठन स्तर पर, बूथ स्तर से अपनी लड़ाई लड़ती है, उसका मन बना चुकी है। और कोशिश यही है कि एक बार फिर से ये दिखा दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। और आगामी चुनाव में जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे, इस बार फिर से सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, कैसे जो पिछली हार हुई है उसको कोशिश किया जाए कि इन सीटों को कम ना होने दिया जाए। अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। हालांकि अगर आगरा की बात की जाए तो एमएलसी यहाँ पर खुद विजय सेवर है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से है, दिलीप यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ पर है, करीब 5 प्रत्याशी मैदान में है, 3 निर्दलीय है। और दोनों फिरोजाबाद और आगरा की बात करें तो करीब 3990 ऐसी जो मतदाता है जो कि अभी फैसला करेंगे। और कल 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और 12 तारीख को फैसला आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, मानवेंद्र का रुख करते हैं। मानवेंद्र, हालांकि प्रयागराज के बगल में अगर देखें तो सटा जिला मिर्जापुर और मिर्जापुर सोनभद्र जो एक सीट है, वहां भी साफ तौर पर बीजेपी के खाते में सीट चली गई है। सवाल इस बात को लेकर है कि प्रयागराज और आसपास के जिले की क्या कुछ स्थिति है
क्या वाकई समाजवादी पार्टी कमजोर है, वो बस एमएलसी का चुनाव लड़ रही है और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है? जी बिल्कुल, अगर इलाहाबाद और आसपास की सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी उतनी कमजोर नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें एमएलसी, यहाँ से वासुदेव यादव थे और दोबारा वो प्रत्याशी भी हैं। केपी श्रीवास्तव को इलाहाबाद कौशाम्बी सीट से बीजेपी ने उतारा है, लेकिन बीजेपी का जो तरीका है हर चुनाव को युद्ध स्तर पर लड़ना, और जिस तरह से 2024 का चुनाव उस लिहाज से किसी भी तरीके से कहीं कोई कमजोरी दिखाने की स्थिति नहीं दिखती है। भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद समाजवादी पार्टी को इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 4 सीटें मिली थी 12 में से समाजवादी पार्टी को, तो मुकाबला यहाँ पर कड़ा है। लेकिन अगर हम मिर्जापुर की बात करें तो वहां से विनीत सिंह जो हैं वो निर्वाचित हो चुके हैं, और ऐसी तमाम सीटें हैं। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो वहां पर भी मुकाबला कांटे का है। लेकिन प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, उन्होंने कमान संभाली हुई है, और जो प्रयागराज कौशाम्बी सीट है उसके लिए जी भर के जो प्रचार होता है, जिस तरह से जो तमाम बीडीसी से लेकर के सांसद तक को वोट डालना है, तो बूथ लेवल से लेकर तमाम रोज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि तमाम प्रधान है, बीडीसी है, मेंबर है, क्षेत्र पंचायत, वो लोग लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर संकेत है कि ये बीजेपी की तरफ रुझान एक दिखाई देता है और दबदबा एक दिखाई देता है। लेकिन चुनाव परिणाम क्या आता है ये देखना होगा। लेकिन लगातार जिस तरह से आरोप भी लगता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, 9 सीटें पहले ही जीत चुकी है बीजेपी, 9 सीटें बीजेपी के खाते में है, तो लगातार एज जो है बीजेपी को वो दिखाई दे रही है, और चुनाव में कुछ क्षेत्रों में मुकाबला दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा भुवन जोशी जी, बीजेपी जो है भुवन जोशी जी, शिवपाल यादव का वोट किधर जाएगा, उम्मीद है आपको समाजवादी पार्टी के खाते में या फिर बीजेपी के? निश्चित तौर पे वो हमारे अलायंस भी हैं और पार्टी के सिंबल से भी लड़ाई। निश्चित तौर पे वो पार्टी को वफादार है और हमारे गठबंधन का हिस्सा है, वो पार्टी को जाएगा। पता नहीं इस सवाल पर अवधेश जी क्यों इतना हंस रहे हैं और आपके जवाब पर भी हंस रहे हैं। अवधेश जी, वो उनको हंसने से मैं रोक नहीं सकता ना। वो भी पता है, क्योंकि अभी तो उन्होंने शिवपाल जी ने ट्वीट किया था कि कितने बड़े राम भक्त हैं, रामनवमी के लोगों ने उनका ट्वीट भी देखा था। शिवपाल जी ये कह रहे थे कि हमने तो बजाबता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में पर्चा भरा था और मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूं, और इसके बावजूद उनको विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। और जोशी जी कह रहे हैं कि वो तो हमारे पार्टनर हैं और निश्चित रूप से वो वोट देंगे। तो इसी से पता चल रहा है कि उनका वोट कहाँ जाने वाला है। कम से कम जितनी मेरी समझ है, उन पर नजर सबकी रहेगी। वो समाजवादी पार्टी को तो अब वोट नहीं देने वाले हैं, किसी सूरत में नहीं देंगे। तो दोबारा जाके वो फंसे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन राम भक्त हो गए। ऐसा है, राम भक्त किसको वोट देगा? जो स्वयं को राम भक्त कह रहा है वो किसको वोट देगा? वो डिक्लेयर बता रहे हैं कि मैं राम भक्त हूँ, इतनी बड़ी पंक्ति लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं वो? जोशी जी बोलिए। देखिए, समाजवादी लोग अपने अपने जो भी किसी का आस्था का केंद्र उसको अच्छे से निकलते हो, राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन हमारा सोच ये है कि समाजवादी पार्टी के भुवन जोशी जी, ठीक है भुवन जोशी जी, आपसे सवाल किया शिवपाल यादव को लेकर और आप लोग मान बैठे हैं कि ये वोट समाजवादी पार्टी के खेमे में ही गिरेगा। वोट तो उनका है, मताधिकार का इस्तेमाल तो वो करेंगे, आप कैसे मान बैठे हैं? बिल्कुल, वो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अशोक पांडे जी, ऐसा है क्या? आप लोगों के पास वोट आ रहा है? जिस तरह से माननीय राम गुप्ता उनके साथ इन लोगों ने के साथ जिस तरह से अत्याचार किया, मेरा ये मानना है वो उनकी आंखें छलक आई, उन्होंने डर छलक आया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरा पूरा मानना है कि शिवपाल यादव जी, बल्कि इनसे ये पूछिए कि वो ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा न हो कि भाजपा को वोट करे, ऐसा न हो कि बात कुशवाहा जी भी भाजपा को वोट करे, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि कहीं वो उसका धर्म का पालन नहीं कर रहे। अगर उनसे सवाल करेंगे तो जवाब यही आएगा कि आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, इनके पास बहाना अच्छा है कि जब ये हमें ईवीएम के छेड़छाड़ जब ये जीत जाते हैं, कहीं
नहीं तो वहां से एकदम सही चुनाव हुआ है। इस बार भी कल के बाद ठीक है, ऐसा क्या जोशी जी, हार दिखता है उससे पहले कारण ढूंढ निकालती है समाजवादी पार्टी। देखिए पूरे, और मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, इसके साथ अन्य चैनलों को बधाई देना चाहता हूँ कि देश प्रदेश में जब ये जनतंत्र की लूट कर रहे थे, उनका पर्चा बर्दाश्त नहीं होने थे, पूरे ऑडियो वीडियो कई चैनल ने दिखाए। तो मैं चाहता हूँ, नहीं हुआ है चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग कर रहा है और कहीं कोई गुंडाई नहीं हुई है और क्या मौत कहीं कोई जाति नहीं हुई है। नाम लेके कोर्ट कर रहा हूँ, नाम लेके कोर्ट कर रहा हूँ माननीय उदयवीर सिंह जी के, माननीय अपने यादव जी के, जो अपने उससे थे उनके दोनों के, इन्होंने ऐसा काम कर, राकेश यादव जी के, दोनों का इनके साथ गुंडाई करी गई, उनका पर्चा दाखिल नहीं गया, वीडियो और ऑडियो सोशल साइट पे डला हुआ है। तो बस यही आरोप मान लेते, ठीक है 2 सीट के लिए, बाकी 7 सीट। लेकिन देखिए मैंने कहा था ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को पर्चा करने, जो कैंडिडेट को पर्चा भरने नहीं भुवन जोशी जी कौवा कान लेके उड़ गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान देखा ही नहीं। जो बताया गया वो आप लोग मान बैठे हैं। ऐसा नहीं, ऐसी शिकायतें आ रही है, कार्यकर्ता भी बता रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं वही नहीं, कार्यकर्ता भी शिकायत कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा किया जा रहा है। और ये बात आखिर उन लोगों को क्यों पार्टी से निकाल दिया गया? पर्चा भरते समय 500,000 10,000 लोग क्यों नहीं जाते हैं उम्मीदवार के साथ? आखिर उन्हें पार्टी से क्यों निकाल दिया गया जोशी जी? आरोप ये लगाकर कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल, बाहर। निश्चित तौर पर प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो पार्टी के हित में लिया है। ऐसे लोगों को जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं तो पार्टी को उनको रहने का कोई हक नहीं है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया है। और ठीक है, शिवपाल यादव अगर बीजेपी को वोट कर दिए तब क्या होगा फिर? देखिए उसकी पहले वो वोट तो करे, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। पहले कैसे होगा? आप तो एक तरफ कह रहे हैं ईमानदार भी हैं, गठबंधन को पूरे ईमानदारी से निभा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर वोट कर देंगे तो बाद में देखेंगे। आप ही प्रश्न कर रहे हैं ना, आप ही प्रश्न कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं करके, हम तो नहीं मान रहे। हमारे तो पूरा विश्वास है कि वो गठबंधन, बीजेपी को विश्वास हो गया है, अब तो उनके साथ शिवपाल यादव जा रहे हैं। उनको होने दीजिए। हम लोग गठबंधन को मानते हैं। गठबंधन धर्म का आदर कर रहे थे, अखिलेश जी आदर कर रहे थे। ठीक है जोशी साहब, ठीक है, कितनी सीटें उम्मीद कितनी कर रहे हैं आप लोग? देखिए जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे एमएलसी के उम्मीदवार है, सभी लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शासन प्रशासन पूरी अपने उनको हस्तक्षेप कर रहा है और उनको कार्य करने नहीं दे रहा, लोगों से मिलने नहीं दे रहा, लेकिन समाजवादी लोगों का संघर्ष पूर्ण में है। ये हार से पहले कारण तैयार कर लिया आप लोगों ने? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब पूरे प्रदेश और देश में चैनलों में दिखाया गया, सबने देखा है उस चीज को, और ये कहीं ना कहीं इनका सत्ता का अहंकार है और ये अहंकार जरूर टूटेगा। इसी 36 में से अगर बात करें, इससे पहले जब आप लोगों की सरकार थी तो कितनी सीटें आई थी? अभी आपका जो चैनल की जब शुरू करा आपने स्टार्टिंग से कहा कि ये चुनाव सत्ता पक्ष प्रभावित करता है, यहाँ से शुरुआत होती है आज आपके चैनल की। तो जब ये चैनल शुरुआत इस बात से करता है कि वहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग होता है इस चुनाव में, तो आप समझ जाएंगे। सत्ता पक्ष प्रभावित करता है इन द सेंस ये नहीं होता कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। सत्ता पक्ष यानी कि सरकार आपकी बंच। एक मिनट भुवन जोशी जी, आप बहुत बुजुर्ग नेता है, बहुत बेहतर प्रवक्ता है, लेकिन इस तरीके से परिभाषित ना कीजिए चीजों को कि सूचना कम और अफवाह ज्यादा लगने लगे, अच्छी चीजें कम निकले और खराब चीजें आपकी तरफ से ज्यादा निकलने। सत्ता पक्ष, एक मिनट बात तो सुनिए, सत्ता पक्ष यानी कि सरकार जिसकी, उनसे लोग प्रभावित होते हैं। आप भी मानते हैं ना, जब आपकी सरकार थी तो लोग प्रभावित हुए, आप लोगों को वोट किया गया, आपके ज्यादा एमएलसी आए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से, जिम्मेदार नागरिक के होने के हैसियत से एक अच्छे चैनल में एक बात निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, इसमें बाहर जो जनतंत्र की लूट है वो भारतीय जनता पार्टी का। ये आपके आरोप हो सकते हैं, ये आपके आरोप हो सकते हैं, मेरे सवालों का जवाब नहीं है और दर्शकों के जहन में जो सवाल है उसका जवाब नहीं है। बहुत बहुत आप तीनों मेहमानों का और हमारे साथ जुड़े विनीत और मानवेंद्र, आप दोनों का भी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कल वोटिंग, इसके बाद 12 अप्रैल को नतीजे, लेकिन बढ़त अगर देखा जाए जिस तरीके से 9 ऐसी सीट जिस पर निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, इससे तय हो जाता है कि अभी जो बाकी सीटों पर लड़ाई होनी है उसमें
जो बातचीत या चर्चा के दौरान निकलकर सामने आया कि अभी से ही समाजवादी पार्टी अपने आप को नंबर 2 पर रख रही है और नंबर 1 पर बीजेपी को रख रही है। हालांकि 12 अप्रैल को पता चल जाएगा कि उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में किसका आंकड़ा या कितने सदस्य और बढ़े। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।